दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम आप लोगों के लिए, अभी तक तो आप लोगों ने देखा जो है दोस्तों की भारत के विभिन्न हिस्सों का परिचय देखा, राज्यों की सीमाएं देखी और जो है आपने पूरे राष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के बारे में विवरण पढ़ा। तो अब एक तरीके से भारत परिचय तो पूरा हो जाता है। अब दूसरा हिस्सा आता है कि भारत की जो है बहुत सारी प्रादेशिक आकृतियां हैं। जैसे आपके जो है प्रादेशिक आकृतियों में हिमालय हो गया, पहाड़ियां हो गई, पठार हो गया, मैदान और समुद्र तट हो गया। तो इस हिस्से में हम आज आप लोगों को जो है हिमालय के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जो है हिमालय जो हमारी संरचना है, हिमालय ये भारत की एक विशेष संरचना है। और हिमालय का जो है अगर विस्तार वगैरह देखें, अगर इसके और भी जो है निर्माण संबंधी स्वरूप वगैरह देखते हैं तो इसमें बहुत सारी जो है विशेष चीजें हमें नजर आती हैं। देखिए हिमालय जो है भारत के कितने हिस्से पर है, तो भारत के 18% हिस्से पर आपके हिमालय है। अब सबसे अहम बात आती है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके निर्माण के बारे में जान लीजिए। दोस्तों जानते हैं बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं पर्वत निर्माण से संबंधित, जिसमें जो है क्रोवर महोदय का एक सिद्धांत है जिसे भूसन्नत सिद्धांत कहते हैं। और उसी के द्वारा हिमालय ही नहीं, इस काल के जितने भी जैसे आपके एंडीज, रॉकी, एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इन सब के निर्माण की पद्धति को जो है प्रदर्शित किया गया। देखिए क्रोवर महोदय का जो है जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो है क्रोवर महोदय ने क्या किया है कि जो पानी का बहाव, दैनिक विभिन्न नदियों का बहाव जो है और उनके अवसादीकरण से ये जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसका एक संबंध या संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। तो अब हम जो है क्रोवर महोदय के सिद्धांत को पहले जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रोवर महोदय ने सबसे पहले क्या बताया कि ये जो हिमालय निर्मित हुआ है इसके बारे में बताया कि ये पूरा जो है एक हिस्सा था पृथ्वी। अब पृथ्वी पर जो है एक हिस्सा था आपके स्थल का और दूसरा हिस्सा महासागर। पृथ्वी के निर्माण के बाद दो हिस्से बने, एक तो जो है आपका स्थल वाला जैसा हिस्सा और दूसरा हिस्सा जल वाला। तो इस स्थल वाले हिस्से को क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? पैंजिया कहा गया था। यह स्थलीय हिस्सा है, यानी कि तमाम जितने भी महाद्वीप हैं सब आपस में जब एक थे तब उन्हें पैंजिया कह करके पुकारा जाता था। और दूसरा जो है ये जो पूरे महासागर भी उस समय एक थे, तब अब उनको क्या कहा जाता था? इन्हें पैंथालासा कहा जाता था। पैंथा लासा कह करके पुकारते थे। इस तरीके से दो आकृतियां सामने आई, एक तो आपके स्थल वाली आकृति पैंजिया और दूसरे जो है पैंथालासा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है क्रोवर का जो सिद्धांत है वो कहां पर लागू होता है? देखो दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि इसके जो है पैंजिया के मध्यवर्ती हिस्से पे एक जो है भूसन्नति थी। भूसन्नति का मतलब होता है गड्ढा या बड़े आकार की झील। ठीक है, तो ये जो भूसन्नत थी, भूसन्नत, तो ये जो है सबसे पहले तो जान लीजिए भूसन्नति माने होता है बड़ी झील। ठीक है, तो ये भूसन्नति सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ये जो है भूसन्नति शब्द किसका, ये भी अक्सर पूछता रहता है कि भूसन्नति शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो ये भूसन्नति शब्द जो है सर्वप्रथम जो है डाली और डाना के द्वारा दिया गया था। डाली और डाना के द्वारा दिया गया था। ये दोनों जो है विश्व के प्रमुख भूआकृति विज्ञान के जनक हैं, डाली और डाना। इन दोनों लोगों के द्वारा
आपके भूसन्नति शब्द दिया गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, भूसन्नति शब्द का जो है उपयोग किया यहाँ पर इनके, और उसके बाद जो है अपने सिद्धांत को बताया। इन्होंने बताया कि जो उत्तर का हिस्सा है यह पूर्णतया जो है बर्फ के द्वारा ढका हुआ था, पैंजिया का उत्तरी हिस्सा। और दोस्तों जानते हैं जहां पर बर्फ का जमाव होता है वो जब पिघलना शुरू होती तो उससे बहुत सारी जो है छोटी छोटी नालियों के रूप में जो है विकास होता है जल प्रवाह का, और वो जल प्रवाह जब बड़ा हो जाता है तो उसी को नदियां कहते हैं। और इस तरीके से जो है इस प्रवाह क्षेत्र से नदियां जो है आ करके कहाँ गिरती थी, इस जो है भूसन्नति में। ठीक है, अब इस भूसन्नति का नाम भी दिया गया था, तो इसे कहा क्या जाता है दोस्तों, भूसन्नति है, याद रखिएगा। इस भूसन्नति को जो है एक अलग अलग नाम से पुकारा गया, जानते हैं क्या कह करके, टैथीज सागर, ये शब्द याद रखिएगा, टैथीज सागर कह करके पुकारा गया। ठीक है दोस्तों, भूसन्नति को क्या कहा गया, टैथीज सागर। अक्सर ये शब्द पूछा जाता रहता है कि हिमालय किस पर स्थित है, तो टैथीज सागर पर। अब देखिए इसे हम लोग अलग कर लेते हैं। ये जो टैथीज सागर है इसका एक अलग चित्र खींच लिया जाता है बगल में। देखिए ये जो है टैथीज सागर की आकृति इस तरीके से। अब जानते हैं एक विशेषता क्या है कि जो नदियां होती हैं उनके साथ बहुत सारे मलबे जो है बराबर क्या करते हैं, भूसन्नतियों में आते रहते हैं, महासागरों में, तालाबों में, झीलों में एकत्र होते रहते हैं और नदियों के किनारे भी एकत्र होते रहते हैं। तो अब इस भूसन्नति में क्या हुआ, बहुत सारा मलबा आकर के नीचे तली में जमा होना शुरू हुआ। इसके ऊपर एक के बाद एक मलबा का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जब ये मलबा अधिक से जो है अधिक होता गया तो ये क्या करेगा, इसका दबाव नीचे की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, ये नीचे की ओर दबाव डालेगा, और जब नीचे की ओर दबाव डालेगा तो भूसन्नति की ये जो तली है ये क्या करेगी, इसमें जो है नीचे की ओर धंसकन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्लेट को क्या करेगी, दो हिस्सों में विभाजित कर देगी। ठीक है, ये दो हिस्से में टूट गई। अब जब ये दो हिस्से में टूटी तो अब इसी के जो है दोनों हिस्से देख लेते हैं किस तरीके से था। तो अब ये पैंजिया जब तोड़ करके इस भूसन्नति ने दो हिस्सा कर दिया तो इस पैंजिया की हालत इस तरीके से हो गई। अब सिर्फ पैंजिया निकाल लेते हैं। ये अर्धगोले की तरह उत्तर की ओर इस तरह हो गई और दूसरा अर्धगोला इस तरीके से। ठीक है, तो पैंजिया के दो हिस्से हो गए, पैंजिया के दो हिस्से। इसी भूसन्नति के कारण ये टूटा, और टूटने के बाद जब दो हिस्से हुए तो एक तो इसका उत्तरी हिस्सा हो गया। इस उत्तरी हिस्से को क्या कहा जाता है, इस दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाता है, जान लीजिए। उत्तरी हिस्से को अंगारा लैंड कहते हैं, उत्तरी हिस्से को अंगारा लैंड कह करके पुकारा जाता है। और ये जो है जो दक्षिणी हिस्सा है इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। अब एक चीज आता है कि भाई कोई नामकरण किया जाता है तो कुछ ना कुछ विशेष चीज होती है। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कैसे पड़े, तो ये अंगारा लैंड जो है अंगोरा, अंगोरा। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये जो है आपके पैंजिया का जो उत्तरी हिस्सा है उसे क्या कहा गया, अंगारा लैंड। किसके नाम से, तो अंगोरा बकरी, बकरी के नाम से। ये बकरी जो है मध्य एशियाई बकरी है। ठीक है, इसी तरीके से इसके दो है दक्षिणी, पैंजिया के दक्षिणी हिस्से को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। अब ये किस
के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये गोंड जनजाति के कारण प्रसिद्ध है। गोंड जनजाति आपके मध्य प्रदेश भारत के मध्य हिस्से में पाई जाती है, तो गोंड जनजाति के नाम से, गोंड जनजाति के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ क्षेत्र। इस तरीके से इसके दो हिस्से हो गए, एक अंगारा लैंड हो गया और दूसरा गोंडवाना लैंड हो गया। अब देखिए इसमें जो है तीसरा प्रभाव, ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये जान लीजिए दोस्तों। ये जो भूसन्नति थी जब आपस में टूट करके दो हिस्से में बदल गए, ठीक है, एक आपके अंगारा लैंड और दूसरा हिस्सा आपके गोंडवाना लैंड। तो अब ये जो है बाद में हुआ क्या कि जो है चुंबकीय बल के कारण फिर ये अंगारा लैंड तो अपनी जो है अपने स्थान पर स्थिर रहा, मगर ये जो गोंडवाना लैंड है ये उत्तर की ओर, अर्थात ये वाला हिस्सा स्थिर रहा और ये वाला हिस्सा उत्तर की ओर काफी दिनों तक दक्षिण की ओर खिसकता रहा और फिर ये उत्तर की ओर चुंबकीय बल के कारण खिसकने लगा। अब परिणाम क्या होगा कि इसके बीच का जो ये मलबा आता है, ये मलबा क्या होगा, दबाव के कारण, संपीड़न के कारण क्या हुआ, ये सारा मलबा ऊपर की ओर उठने लगा इस तरीके से, और इधर भी उसका जो है प्रभाव पड़ा, किंतु इसके मध्य वाले हिस्से में अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरीके से ये जो मलबा तैयार हुआ, इससे जो भू-आकृति तैयार हुई, तो वो जो है विशेष एक भू-आकृति, ठीक है। अब रहा कि क्रोबर महोदय ने इन भू-आकृतियों को अलग अलग नाम से, जैसे जो पर्वत बने उसे क्या कहा, जो ये पठार जैसा मध्यवर्ती हिस्सा बना उसको क्या कहा, और इनके इस वलन को क्या कहा, ठीक है। तो पर्वत के निर्माण को जो है रेड कॉटन कहा गया, रेड केटन पुकारा उन्होंने, और इसके मध्य हिस्से जो अप्रभावित थे उसे क्या कहा, स्वासीन वर्ग, स्वासीन वर्ग कह करके पुकारा। और ये जो है जो आकृति बनती है, यानी कि आपके जो है जो वलन है, वलन को किस नाम से पुकारा इन्होंने, तो वलन को जो है वार्न कह करके पुकारा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इन्होंने जो है ये संरचना बताई। अब आता है कि ये जो हिमालय है अब धीरे धीरे जो है ये संपीड़न बढ़ता गया और इनके वलनों की संख्या बढ़ती गई, और इस तरीके से आपके हिमालय का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपके हिमालय निर्माण विधि, हिमालय निर्माण, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो है हिमालय अपने कितने क्षेत्रों में विकसित हुआ है, ठीक है। ये जो हिमालय है आपके, वो जो है एक लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, का जो है निर्माण तो भी हमने आपको बताया। अब आता है कि ये हिमालय का विस्तार किस तरीके से है। देखिए दोस्तों, अक्सर करके ये पूछा जाता रहता है कि हिमालय का विस्तार और जो है यानी कि लंबाई चौड़ाई, तो एक तरीके से इसकी जो है लंबाई चौड़ाई हम जान लेते हैं। देखिए हिमालय की जो लंबाई है वो जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कितनी है दोस्तों, तो इसकी कुल लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और दूसरी तरफ इसकी जो है जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई का क्या है, तो आपकी ये चौड़ाई जो है भाई पूरब की ओर ये जो है पतला है अर्थात सकरा है, और पश्चिम की ओर ये अधिक चौड़ाई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं तो ये जो है आपके 150 से 420 किलोमीटर, ठीक है, 150 से 420 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई आपके 2500 किलोमीटर। अब रहा
अगली चीज की इसका क्षेत्रफल भी इसी तरीके से औसत में ही होगा, क्योंकि चौड़ाई जो है का हिस्सा क्या है आपके अंतर में है, लंबाई चलिए ठीक है। अब इसका जो है हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। अब अगली चीज पूछता है कि अगर इसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, तो इसका जो है देशांतरी विस्तार, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम फैला हुआ है, तो इसका देशांतरी विस्तार कितना है। अक्सर पूछता रहता है प्रश्नों में कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतर पे इसका विस्तार जो है 22 देशांतर के मध्य है। कितना है दोस्तों, 22 देशांतर के मध्य है भारत में, क्योंकि भारत में इसकी चौड़ाई भी कम हो जाती है। भारत में इसकी जो है लंबाई कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, तो भारत में इसकी लंबाई जो है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो मात्र जो है 2400 किलोमीटर है भारतीय क्षेत्र में। अब रहा कि ये भारतीय क्षेत्र में जो है कहां से कहां तक माना जाता है, तो ये जो है भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में ये दो नदियों के मध्य, एक तो आपके पश्चिम में एक विशेष नदी है और पूर्व में विशेष नदी है। तो पूर्व की ओर आपके है जो है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र से लेकर के आपके पश्चिम में जो है, पश्चिम में सिंधु नदी तक, इन दो नदियों के बीच में पूछा जाता है। तो ये जो है जो लंबाई आप देख रहे हैं 2400 किलोमीटर, तो ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य की लंबाई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब रहा इसका एक हिस्सा आता है, देखिए दो तरीके से, एक तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर विभाजित करते हैं, और दूसरा इसका विभाजन होता है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण से क्या क्या कहा जाता है, ये देख लीजिए, और एक तरफ देख लीजिए पूरब से पश्चिम इसे क्या कहा जाता है। तो ये पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसे क्या कहते हैं, तो पूर्व से पश्चिम क्रमशः। अब नदियों के आधार पर कर लीजिए, तो जो है पहला हिस्सा है जो ब्रह्मपुत्र से लेकर के आपके कोसी नदी तक आता है, कोसी नदी तक, तो उसको क्या कहते हैं, पहला हिस्सा असम हिमालय, यानी कि असम हिमालय। दूसरा क्या है, नेपाल हिमालय। तीसरा आपके क्या है, कुमायूं हिमालय। फिर जो है आपके चौथा हिस्सा क्या है, तो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके पूरब से पश्चिम, चाहे आप पश्चिम की तरफ से पूरब जाइए और चाहे पूरब की तरफ से पश्चिम आइए, इस तरीके से। और दूसरी तरफ इसका जो है आपके क्या है, उत्तर से दक्षिण। तो ये उत्तर से दक्षिण अगर देखते हैं तो सबसे पहला हिमालय का हिस्सा है ट्रांस हिमालय है। फिर जो है दूसरा हिस्सा क्या है, महान हिमालय है आपके जो है। तीसरा हिस्सा क्या है, तो मध्य या लघु हिमालय है। और फिर जो है चौथा हिस्सा इसका शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। इस तरीके से ये दोनों तरफ से, चाहे आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व देखें तब भी ये नदियों के द्वारा विभाजित किया गया है। ये चार हिस्से हैं। और अगर यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर देखें तो ये भी जो है काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये काल्पनिक रेखाओं के द्वारा किया गया है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखाओं द्वारा। और ये जो है विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो है विभाजन आपके नदियों के द्वारा किया गया है। नदियों के द्वारा।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इनका विभाजन किया गया। अब जो है आप लोगों को अगले अंक में जो है इसके बारे में और सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जब हम अलग अलग हिस्से आपको समझाएंगे तो शायद वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप सभी लोगों को इसी के साथ धन्यवाद।